और देखिए पहली बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि आज से दूसरे चरण के लिए जारी होगी अधिसूचना। आपको बता दें ईसीआई दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी करेगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल जो पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई। कल हमने देखा कैसे नामांकन का दौर देखने को मिला। 3 बजे तक कल नामांकन हुए पहले चरण के लिए, और अब आज दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। आज दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दूसरे चरण के मतदान होंगे 26 अप्रैल को, और ऐसे में आज इसकी अधिसूचना जारी होनी है। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी करेगा। तो बड़ी खबर है, दूसरे फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, और इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज अधिसूचना जारी होनी है। इस चरण में आपको बता दें यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत कुल 8 सीटों के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना इलेक्शन कमीशन आज जारी करेगा। बाहरी मणिपुर की बात करें, लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। इसमें 4 अप्रैल तक नामांकन होगा, 5 अप्रैल को जांच होगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 6 पर्चों की जांच 6 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, और बाकी जो 88 सीट है उन पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचना आज इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा। खबरों में बात अब महाराष्ट्र से आ रही खबर की। एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। राज ठाकरे को मिल सकती है 1 सीट, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिवसेना को 14 और एनसीपी अजित गुट को 5 सीटें दी जा सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, जानकारी मिल रही है। शिवसेना यूबीटी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट में सभी 5 मौजूदा सांसदों पर फिर से दांव लगाया गया है। वहीं मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट दिया गया है। लिस्ट में कुल 16 नाम है, और आपको बता दें कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। राज ठाकरे को 1 सीट दी जा सकती है। आपको याद होगा कि राज ठाकरे मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ में मुलाकात होती है, तस्वीरें भी साझा की जाती हैं, और इस सब के बाद में लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके द्वारा 1 से 2 सीटें मांगी जा रही हैं, और अगर सहमति बन जाती है तो एनडीए को एक नया साथी मिल सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राज ठाकरे को मिल सकती है 1 सीट। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी। महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं शिवसेना शिंदे गुट 14 सीट पर, एनसीपी अजित गुट 5 सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर राज ठाकरे को 1 सीट दी जा सकती है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हालांकि इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सोर्सेस के हवाले से जानकारी कि राज ठाकरे को मिल सकती है 1 सीट। बढ़ती खबरों में आगे देखिए, आज एनसीपी शरद पवार गुट की पहली सूची हो सकती है जारी। शरद पवार गुट की ओर से उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बैठकों का दौर जारी था, और बड़ी जानकारी इसी बीच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। आज आने वाली शरद पवार गुट की पहली लिस्ट, तो लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट आज जारी की जाएगी शरद पवार गुट की। और आपको बताते चलिए, इससे पहले भी बैठक में संजय राउत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो गई है, और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग भी हुई थी। उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि शिवसेना की पहली सूची कल जारी कर दी जाएगी। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी। 6 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। केजरीवाल की राउत रेवेन्यू अदालत में पेशी होगी। ईडी केजरीवाल की एक बार फिर से मांग सकती है रिमांड। केजरीवाल को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाला जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च से ईडी की हिरासत में चल रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया था, और बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने 10 पेज का आदेश जारी किया था। ईडी से 2 अप्रैल तक विस्तृत जवाब मांगा।
केस की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इसी दिन गिरफ्तारी पर फैसला आएगा और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होगी। केजरीवाल की रिमांड क्योंकि आज खत्म हो रही है और उस रिमांड के बाद में ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं से भी अभी सुखद खबर तो नहीं आ रही है। आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है और खबर यह है कि जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान में ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो फिर से मांग सकती है। इससे पहले भी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति घोटाला जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर सुनवाई हुई थी। वहां से भी अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत मिली नहीं और अब ईडी को क्या रिमांड मिलती है इसको लेकर निगाहें बनी है या फिर अरविंद केजरीवाल को मिलती है राहत। और वहीं देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल दाखिल हुई है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल हुई है। केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज सुनवाई होनी है। सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की है पीआईएल। तो ये बड़ी खबर है, सीएम पद से हटाने को लेकर ये पीआईएल है जिस पर आज अब सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में अब आज इस पीआईएल पर सुनवाई होनी है। सीएम पद से हटाने को लेकर ये पीआईएल है जो कि दाखिल की गई है। तो देखिए, अखबारों में भी ये खबर मौजूद, फ्रंट पेजेस पर इसका जिक्र। हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं। एलजी बोले कि जेल से नहीं चलेगी सरकार। लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं चाहिए जेल से और इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, समर्थक भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। सबके बीच में आपको बता दें कि पीआईएल दाखिल कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल दाखिल की गई है और केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए इस पीआईएल को दाखिल किया गया है और केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज सुनवाई भी होने जा रही है। सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की है पीआईएल। बड़ी बात यह कि कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है, क्या कुछ कोर्ट का कहना होता है, तो ये देखने वाली बात। और खासतौर पर अगर हम डिसीजंस की बात करें तो केजरीवाल ने कुछ जेल से आदेश भी दिए थे जिसके ऊपर भी लगातार सवाल फिलहाल खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ होता है, नजरें लगातार बनी है। दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी का समन और गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को ईडी का समन दिया गया है। आज तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि अमित पालेकर, रामाराव बाघा, दत्ता प्रसाद नायक को बुलाया गया है। तो ईडी का समन, दिल्ली शराब घोटाले का मामला फिलहाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे लोग ईडी के रडार पर इस दौरान है। दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी का समन जारी किया गया है। गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को ईडी का समन जारी किया गया। आपको यह भी बता दें कि जो साउथ ग्रुप था, जो शराब नीति मामले से जुड़ा हुआ था, उनके ऊपर यह आरोप लगा जिसमें कि कविता का मुख्य तौर पर नाम आया था कि उन्होंने रिश्वत दी आम आदमी पार्टी को, जिसका इस्तेमाल न केवल गोवा चुनाव में बल्कि चुनावों में अरविंद केजरीवाल के द्वारा पार्टी के द्वारा किया गया है और अरविंद केजरीवाल इसी वजह से एक किंग पिन के तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल ईडी का समन जारी किया गया है। 3 नेताओं को यह समन जारी किया गया जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। अमित पालेकर का नाम सामने आया, रामाराव बाघा का नाम और साथ साथ में दत्ता प्रसाद नायक को भी ईडी के द्वारा तलब किया गया है। फिलहाल शराब नीति का यह पूरा मामला, शराब घोटाले से संबंधित मामला जिसमें समन जारी कर दिया गया है ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को। और अब बात आपके फेवरेट सेगमेंट की यानी कि अखबारों की। अखबारों में किन तमाम खबरों का जिक्र है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता रॉय से फोन पर बातचीत की है। पश्चिम बंगाल में गरीबों से पैसा लूटा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान और अखबारों में भी इसका जिक्र। गरीबों से लूटा गया धन जनता को लौटाने के लिए कर रहा हूं काम, ये मोदी ने कहा है और इसी हेडलाइन के साथ इस खबर का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटा गया और ईडी द्वारा किया गया धन जनता को वापस मिले। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश से लगातार ईडी द्वारा जब्त किए गए गरीबों को बांटा जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। और बंगाल के कृष्णनगर से बीजेपी उम्मीदवार है अमृता रॉय और आपको बताते चले कि उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। भाजपा ने की तरफ से लगातार देखिए कार्रवाई की जा रही है और प्रधानमंत्री ने राजमाता अमृता रॉय से कहा कि भ्रष्टाचारियों ने आम जनता का पैसा लूटा है और ईडी ने उनसे जो भी संपत्ति और धन जब्त किया है उसे जनता को वापस दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लीगल एडवाइस लगातार ले रहा हूं और जल्द ही इस पर काम किया जाएगा।
मोदी ने यह भी कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश में भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। और अब इस पूरे मामले में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका बयान, गरीबों से लूटा गया धन जनता को वापस लौटाने के लिए काम करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन यानी कि बुधवार को यह सुनिश्चित किया कि लगातार बीजेपी इस ओर काम कर रही है और आगे भी काम करती अच्छा, एक और एड ऑन रंजना मैं करना चाहूंगी कि कृष्णानगर वो सीट जहां पर अभी बीजेपी की तरफ से अमृता रॉय से प्रधानमंत्री ने बातचीत करी और उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा है, जहां से महुआ मोइत्रा जो कि निलंबित सांसद है टीएमसी की, जो कि कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी हुई है, उनको उतारा गया है सीट से। तो कई मायनों में एक बड़ा मैसेज ये भी देता है कि अपने उम्मीदवार से फोन पर बातचीत करना और पब्लिकली उसको सामने भी रखना एक बड़ा मैसेज। पूजा, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के कई दिग्गजों ने नामांकन किया, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख थी पहले चरण के लिए, जिनमें नाम नितिन गडकरी का है जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अन्नामलाई ने कोयम्बटूर, तो वहीं अलवर से भूपेंद्र यादव ने भी अपना पर्चा दाखिल किया और नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो वो तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। पहले पूजा पाठ किया बीजेपी के इन तमाम उम्मीदवारों ने, बीजेपी के इन तमाम दिग्गज नेताओं ने। और चाहे आप नागपुर से नितिन गडकरी की बात करें, चाहे अन्नामलाई की बात करें, ये वो लीडर हैं जाहिर तौर पर जिनके कंधों पर इस बार जीत की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में अपने चुनावी क्षेत्र में लगातार प्रचार के साथ साथ लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया कल पूरी हुई। नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा पाठ किया और फिर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। जेपी नड्डा मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहे। बाकी उम्मीदवार के नाम पर मंथन हुआ। तो अब जो बचे कुछ नाम हैं उन पर अब मंथन का दौर लगातार जारी है। बैक टू बैक अब मीटिंग्स हो रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ना है, लोकसभा चुनाव में किस रणनीति से आगे बढ़ना है पार्टी को। और जो बची हुई सीट थी उन पर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। बाकी उम्मीदवार के नाम इस बैठक में तय हुए हैं और अब आने वाली लिस्ट में लगभग सभी सीटों के पत्ते खुल जाएंगे। चुनावी रणनीति पर अमित शाह, जेपी नड्डा ने मंथन किया। बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस सब के बीच में लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की है एक और लिस्ट। आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी के द्वारा किया गया है। अमरावती से नवनीत राणा होंगी बीजेपी की कैंडिडेट, ये ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। वहीं अगर हेडलाइंस का जिक्र करें तो अमर उजाला के फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी गई है कि आम आदमी पार्टी को झटका, भाजपा में शामिल हुए इकलौते सांसद सुशील रिंकू, ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों के लिए एक और लिस्ट जारी की गई बीजेपी के द्वारा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक उम्मीदवार का इसमें नाम है, जिसमें अमरावती से नवनीत राणा बीजेपी की कैंडिडेट के तौर पर अब आगे रखी गई है। तो देखिए, बीजेपी ने यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम इसमें शामिल है। तो तमाम राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, बिहार के लिए भी ये लिस्ट जारी है, मध्य प्रदेश के लिए भी ये लिस्ट जारी है और ये कुछ चुनिंदा नाम, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, अमित शाह की और साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, इन सभी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में हर राज्य के लिए जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी ने एक तरफ जहां अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है तो वहीं प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची भी जारी की है। महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर दिनेश शर्मा, ओपी धनखड़ बनाए गए हैं दिल्ली के प्रभारी और नितिन नवीन बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी। यूपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं संजीव चौरसिया, रमेश पिधूड़ी। तो इस तरीके से अपने स्टार प्रचारकों की सूची के साथ साथ प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम भी बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। जैसे अगर दिल्ली की बात करते हैं तो ओपी धनखड़ जो कि हरियाणा से आते हैं उनको दिल्ली की बागडोर दी गई है। दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है जो खुद आप देखिए यूपी से आते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं चुनाव में जीत के लिए और प्रभारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे पहले बीजेपी ने अब इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। राजस्थान और इन राज्यों में चुनाव के बाद में बीजेपी ने इस बार स्ट्रैटेजी में बदलाव किया कि विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की ज्यादातर घोषणा की और लगभग 200 नाम पहले से ही सामने थे बीजेपी के चुनाव की तारीखों से। तो ऐसे में जाहिर तौर पर तैयारी का मौका
इन नेताओं को खासतौर पर मिलेगा। और अब प्रभारी सह प्रभारियों के भी नामों का ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी टीम इस वक्त 2024 के चुनाव में रमी हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बीजेपी की प्रभारियों से प्रभारियों की लिस्ट जारी हो गई है। कल भी हमने आपको बताया था स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करें तो कल मध्य प्रदेश के हमने आपको बताए थे, बिहार के बताए थे। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे उत्तराखंड के भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह का इसमें नाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और नाम है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, चुनाव में उतरी सभी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने का जिम्मा संभालेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में 4 महिला नेताओं के नाम भी शामिल है। इसमें है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल। तो ये प्रमुख वो नाम है जो कि स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है, जो कि अब आपको स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और नाम जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। अजय भट्ट, अजय कुमार, मनोज तिवारी, डॉक्टर कल्पना सैनी, शाहनवाज हुसैन, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी। तो ये वो तमाम नाम है, लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि इस लिस्ट में इनके नाम मौजूद है। सौरभ बहुगुणा, आदित्य कोटारी, अखिलेंद्र चौधरी, राजेश बिष्ट, महेश भट्ट, नायब सिंह सैनी, नरेश बंसल, मनजिंदर सिंह सिरसा, अनिल बलूनी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा। तो ये वो तमाम नाम हैं जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड में आपको प्रचार की कमान संभाले हुए नजर आने वाले हैं। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनावों के लिए लगातार तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। कांग्रेस की एक और लिस्ट इस बीच सामने आई है। कांग्रेस ने अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद से डॉली शर्मा को उम्मीदवार के तौर पर बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि डॉली शर्मा का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि गाजियाबाद से उनको उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। फिलहाल डॉली शर्मा कांग्रेस की कैंडिडेट बनी है गाजियाबाद से, जिनके अगेंस्ट में बीजेपी के द्वारा अतुल गर्ग को उतारा गया है। सीतापुर से नकुल दुबे और खूंटी से कालीचरण मुंडा को उतारा गया है। हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल उम्मीदवार के तौर पर जो कांग्रेस के द्वारा रखे गए हैं सामने। इस बीच आपको यह भी बता दें कि 14 नाम इस सूची में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 26 मार्च यानी कि कल को रात 7वीं लिस्ट जारी की इस बीच। और अब फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस लिस्ट में कई सारे नामों का ऐलान किया गया है। 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। गाजियाबाद से डॉली शर्मा बनाई गई उम्मीदवार, सीतापुर से नकुल दुबे, खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के द्वारा रखे गए। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बिहार से बड़ी खबर आपको बताते चले। बिहार के पूर्णिया से बीमा भारती उम्मीदवार और आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। 3 अप्रैल को नामांकन करेंगी बीमा भारती। दरअसल इस सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में पेच फंसा था। हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने बयान भी दिया था कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा, और शायद पप्पू यादव को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार के ऐलान के बाद पूर्णिया को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच रार बढ़ना तय है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे पंजाब की, जहां मोगा में कोल्ड स्टोरेज में ब्लास्ट हो गया। अमोनिया गैस के रिसाव से ये ब्लास्ट हुआ। कोल्ड स्टोरेज की दीवार भी इस कारण से गिर गई। तो ये पंजाब की खबर है। और अमोनिया की गैस लीक होने से, अमोनिया गैस लीक होने से कोल्ड स्टोरेज की दीवार थी वो भी गिर गई। वहाँ पर एक धमाका भी हुआ जोरदार। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की तस्वीरें हैं। कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर फल सब्जी इत्यादि रखे जाते हैं। अमोनिया गैस यहाँ पर लीक हुई और उसी अमोनिया गैस के लीक होने से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ और उसी धमाके के कारण फिर वहाँ पर जो दीवार थी वो ढह गई। और उसके बाद मौके पर पुलिस, अग्निशमन की गाड़ियाँ इस वक्त मौके पर मौजूद है, जैसा आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। इस दौरान में काफ़ी जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई, जो आसपास में और सामान था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये पंजाब के मोगा के कोल्ड स्टोरेज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से धमाका हुआ और उसी धमाके में दीवार गिर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत 24 पर देख रहे हैं। अमोनिया गैस लीक होने से धमाका हुआ मोगा में कोल्ड स्टोरेज में। ये धमाका हुआ अमोनिया गैस के रिसाव से। अमोनिया गैस के रिसाव के बाद यहाँ पर जोरदार धमाके के बाद लोग भी जाहिर तौर पर उनमें कौतूहल मचा और इसके बाद वहाँ पर इकट्ठा हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर अग्निशमन के जो कर्मचारी वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो फायर फाइटर्स लगातार वहाँ, क्योंकि अमोनिया गैस से आमतौर पर बड़ी परेशानी होती है सांस लेने में, तो वो सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है।
चलिए और एक बार फिर से जरा अखबारों पर नजर डालेंगे कौन कौन सी खबरें हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। साक्षी बिल्कुल, तो देखिए सीट शेयरिंग के ऊपर लगातार चर्चाएं जारी है। इस बीच तमाम जो लिस्ट है वो भी जारी की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। शिवसेना उद्धव गुट ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी यहां पर कर दी गई है। वहीं देखिए एनडीए में भी सीट शेयरिंग के ऊपर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में बीच लगातार पल पल की अपडेट चुनावों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2024 का रण और एक्शन में मुख्यमंत्री सावंत आज दिन भर कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं जिनमें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी इस दौरान उनके द्वारा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर लगातार रणनीति के तहत एक काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में वो जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं, जनता के साथ में संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रमोद सावंत की एक्टिवनेस ज्यादा दिखाई दे रही है। 2024 के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, एक्टिवनेस दिखाई दे रही है और आज दिन भर भी आपको अलग अलग कार्यक्रमों में प्रमोद सावंत शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी आज वो देने वाले हैं। रंजना बिल्कुल, तो देखिए शिवसेना उद्धव गुट ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। बड़ी खबर आपको और बड़ी जानकारी दे रही। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी और 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और कहा कि वह राज्य की कुल सीट में से 22 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने। और पार्टी ने यह भी कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत गीते को रायगढ़ और अरविंद सावंत को दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। तो पार्टी ने सभी 5 निवर्तमान सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। और 2022 में जो गठबंधन में विभाजन के बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ थे, इन सांसदों की अगर बात करें तो इसमें अरविंद सावंत जो कि दक्षिण मुंबई, राजन विचारे ठाणे से, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग और ओम राजे नीलामकर जो कि धाराशिव से और संजय जादव परभाणी से हैं। पार्टी के नेता संजय राउत ने बताया कि शिवसेना ने मुंबई दक्षिण मध्य सीट से राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई को मैदान में उतारा है और देसाई का कार्यकाल अगले माह खत्म होने वाला है। और इसके साथ ही पार्टी ने मुंबई से 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में सत्ता साझेदारी समझौते को लेकर अविभाजित शिवसेना के एनडीए से अलग होने के बाद सावंत ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू से जालंधर से उम्मीदवार बनाया था और अब यहाँ देखिए 2 नेता आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आ गए हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराए गए। सांसद सुशील रिंकू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को इसी को ही डबल झटका माना जा रहा है। विधायक शीतल अंगुराल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है।